हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन, ये हमारा करंट अफेयर का सेशन है जिसमें आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विथ चाइना और इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट। रिसेंटली यांगत्से जो रिवर है इन द अरुणाचल सेक्टर ऑफ तवांग रीजन, जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा, उसका तवांग जो सेक्टर है वहां पे एक रिवर है यांगत्से। दिस यांगत्से रिवर, वहां पे रिसेंटली अभी एक क्लैश हुआ है बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज आर्म्ड फोर्सेस। और ये जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर जो कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, जो क्लैश होते रहते हैं, वो फ्रीक्वेंट है, हमेशा होते रहते हैं। इससे पहले रिसेंटली गलवान में आप देख सकते हैं जो 2020 में एक इंसिडेंट हुआ था, वहां भी चाइनीज ट्रूप्स थे वो इन्फिल्ट्रेट कर गए थे इंडियन टेरिटरी में। दैट्स व्हाई वहां पे ये इंसिडेंट हुआ था। और रिसेंट में अभी तवांग सेक्टर में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यांगत्से जो रिवर है उसके एरिया में यहां पे अभी एक रिसेंट में क्लैश हुआ है जिसमें कुछ घायल भी हुए हैं सोल्जर्स, दोनों तरफ के सोल्जर्स। अब ये जो क्लैश हुआ है यह रिसेंटली इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इसलिए हुआ है कि रिसेंट में इंडिया और यूएसए एक अपना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे, करने वाले थे युद्ध अभ्यास इन उत्तराखंड हिल्स। जो उत्तराखंड है वहां के जो हिली एरियाज है वहां पे एक अभ्यास होने वाला था, मिलिट्री एक्सरसाइज, ऑपरेशन युद्ध अभ्यास, जो कि एक इंडिया और यूएसए के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके जैसे ही यह इंसिडेंट आया कि अब ये अभ्यास होने वाला है, उसी के जस्ट बाद यह क्लैश हो गया है यांगत्से रिवर के पास बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब अगर बात करें इस रीजन की, यह युद्ध अभ्यास कैसे यह कारण बन गया इंडिया और चाइना के बीच में, तो 1993 और 1996 चाइना का कहना है कि यह जो युद्ध अभ्यास आप इस रीजन में कर रहे हैं, ऑपरेशन जो आप कर रहे हैं ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, वह वायलेशन है 1993 और 1990 बॉर्डर एग्रीमेंट्स का बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और इसको लेके जो चाइना का इस पे डिस्प्यूट था कि जो आप युद्ध अभ्यास कर रहे हैं यूएसए के साथ, जिसे हम लोग युद्ध अभ्यास के नाम से जान रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज, वह जो है वह 1993 और 1996 के एग्रीमेंट का, बॉर्डर एग्रीमेंट का वायलेशन है। और जैसे यह होने वाला था उसी के कुछ दिन बाद कुछ यहां पे तवांग सेक्टर में अब यह क्रैश हो गया है। तो जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है वह सिंस 1950 जो बना आ रहा है, जब से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है चाइना के साथ हमारे बॉर्डर क्लैशेस फ्रीक्वेंट होते रहे हैं। और इसका एक सबसे बड़ा जो वॉर हुआ था 1962 वॉर, इंडो चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो हो गया था। तो अगर हम इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है बेसिकली वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड है, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। आज उन तीनों का जो क्या सिचुएशन है, आखिर ऐसा क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। अगर हम बात करें बॉर्डर डिस्प्यूट्स की, तो इंडिया बांग्लादेश के बाद सबसे बड़ा जो बॉर्डर साझा करता है वह चाइना के साथ साझा करता है। इंडिया सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ साझा करता है। आफ्टर दैट चाइना के साथ इसका जो बाउंड्री है वह अप्रॉक्स 3488 किलोमीटर का है, सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर बांग्लादेश। और यह जो बॉर्डर है यह बेसिकली 3 सेक्टर में डिवाइडेड है, वेस्टर्न, मिडिल एंड ईस्टर्न सेक्टर, जिसमें बहुत सारे जो स्टेट्स है, इंडियन स्टेट्स है, वो चाइना को टच करते हैं, लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये जितने भी आपको स्टेट्स दिख रहे हैं और यूटीज, जम्मू कश्मीर अब नाउ इट इज ए यूटी, ये सब अब बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ। और ये 3 सेक्टर में बेसिकली डिवाइडेड है। अगर हम सेक्टर की बात करें तो आप इस मैप में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं दिस इज द वेस्टर्न सेक्टर, दिस रीजन इज वेस्टर्न सेक्टर। इसी रीजन में अक्साई चीन को लेकर 1962 का जो वार हुआ था, ये अक्साई चीन को लेकर हुआ था। और 1962 के वार में ये चाइना के पास चला गया था, चाइना ने इस पे एक्वायर कर लिया था, इसको एक्वायर कर लिया था। दिस इज द वेस्टर्न सेक्टर, जिसकी लंबाई जो है अप्रॉक्स 1570 किलोमीटर है। आफ्टर दैट ये सेक्शन आप देख सकते हैं जो कि सेंट्रल सेक्टर, या हम इसे मिडिल सेक्टर भी बोलते हैं, मिडिल सेक्टर। एंड दिस इज द ईस्टर्न सेक्टर। अब इसी ईस्टर्न सेक्टर में यहां पे देख सकते हैं अब ये तवांग रीजन है, दिस इज द तवांग रीजन।
जहां पे अभी रिसेंट में क्रैश हुआ है। यहां से यांगसे रिवर ये गुजरता है और यहीं पे अभी क्रैश हुआ है और ये ईस्टर्न सेक्टर है। तो देख सकते हैं जो बॉर्डर है हमारा और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, यह मेनली 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। अब तीनों पे अगर हम डिटेल में देखें, अगर डिस्कशन करें, तो वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो दिस, जैसा कि हमने देखा है मैप में, तो दिस वेस्टर्न सेक्टर शेयर ए अप्रॉक्स 2152 किलोमीटर बॉर्डर विच शेयर विथ जम्मू कश्मीर एंड चाइनीज प्रोविंस ऑफ जिंगजियांग। और इसी जिंगजियांग रीजन में जो उइघुर मुस्लिम है, जहां पे उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है चाइना के द्वारा, यह डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। दिस टेरिटोरियल डिस्प्यूट इन दिस सेक्टर इज ओवर अक्साई चीन। और इसी अक्साई चीन के लिए 1962 में वॉर हुआ और उसके बाद ये चला गया चाइना के पास, चाइना ने इस पे कब्जा कर लिया। अब बात कर सकते हैं कि अगर यह अक्साई चीन का रीजन कैसे डिस्प्यूटेड है, तो दो बेसिकली यह जो रीजन है यह ब्रिटिश के कारण ये ज्यादा डिस्प्यूट है। जो ब्रिटिश जो पॉलिसीज थी, जो ब्रिटिश ने 2 कमेटी बैठाई थी, उसके कारण यह जो रीजन है डिस्प्यूटेड है। अब बात कर सकते हैं कि जॉनसन लाइन 1865 में एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू एक लाइन प्रपोज किया गया बिटवीन द चाइना इन वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में जॉनसन लाइन प्रपोज किया गया। उस लाइन में जॉनसन लाइन के अकॉर्डिंग जो अक्साई चीन का जो रीजन था, अक्साई चीन का जो रीजन था, वह जम्मू कश्मीर का पार्ट उसको बताया गया। लेकिन फिर से एक दोबारा कमीशन बैठता है, मैकडोनाल्ड कमीशन 1893 में। और यह जो मैकडोनाल्ड कमीशन है अक्साई चीन रीजन को चाइना के कंट्रोल में दर्शा देता है। तो इंडिया जो है वह जॉनसन लाइन को मानते रहता है कि जॉनसन लाइन सही है, चाइना जो है वह मैकडोनाल्ड लाइन को सही मानते रहता है कि मैकडोनाल्ड लाइन ने कहा था कि जो अक्साई चीन का रीजन वह चाइना का पार्ट है। इसको लेके ही डिस्प्यूट्स बना हुआ था और यही आगे चल के 1962 वॉर का कारण भी बन गया। और इसी कारण से अभी जो हमारा एक्चुअल जो लाइन है इस रीजन में, हम जिसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सेपरेट द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द अक्साई चीन रीजन। दिस इज नॉट जम्मू कश्मीर ऑफ स्टेट नहीं रहा, यूटी हो गया है। तो जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को अलग करता है, यही हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो मेजर डिस्प्यूट से ब्रिटिश जो इंपायर थे उनके ही कारण इमर्ज हुआ। पहले जॉनसन लाइन प्रपोज कर दिया गया, जिसके कारण 1865 में जो अक्साई चीन का पार्ट था वो जम्मू कश्मीर का पार्ट को दर्शाया गया। 1893 में फिर से मैकडोनाल्ड एक कमीशन आई, उसने मैकडोनाल्ड लाइन प्रपोज कर दिया, वह अक्साई चीन को चाइना का पार्ट दर्शाने लगा। और फाइनली जब हमारा 1962 में इंडो चाइना कन्फ्लिक्ट होता है तो वह चाइना के हक में चला जाता है, चाइना उस पर कब्जा कर लेता है। इस रीजन में चाइना हमेशा इन्फिल्ट्रेट करते रहता है और जिसके कारण से हमारे डिस्प्यूट्स क्लैश होते रहते हैं आर्म फोर्सेस के बीच में। दूसरा जो हमारा सेक्टर है वह है मिडिल सेक्टर। जैसा कि हमने देखा जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो जोन है वह मिडिल सेक्टर में है। यह कम बॉर्डर शेयर करता है 625 किलोमीटर का फ्रॉम लद्दाख टू नेपाल। अब इसी लद्दाख रीजन में आप देख सकते हैं जो पंगरोंग तसो का लैक है, जो तसो मोराली लैक्स है, वहां पे अभी डिस्प्यूट चल रहा था कुछ टाइम पहले। दिस सेक्टर में 2 स्टेट्स है, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, जो इनके साथ बॉर्डर के साथ चाइना के साथ जो तिब्बतन चाइनीज है वहां पर बॉर्डर साझा करते हैं। और इसमें यहां भी क्लैशेस होते रहते हैं, फ्रीक्वेंट क्लैशेस होते रहते हैं। अभी पंगोंग तसो को लेकर लद्दाख में डिस्प्यूट चल रहा था। तो ऐसे सारे सेक्टर में, वेस्टर्न सेक्टर हो या मिडिल सेक्टर हो, चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन होते रहते हैं। चाइनीज जो गवर्नमेंट है, जो चाइनीज आर्म फोर्सेस है, वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन भी करते रहते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे फ्रीक्वेंट क्लैश हो रहे थे, जो कि इसका एक रिसेंट एग्जांपल में हम अब ईस्टर्न सेक्टर की बात करेंगे, जहां पे अभी तवांग सेक्टर में यह डिस्प्यूट हुआ है। अब अगर ईस्टर्न सेक्टर की हम बात करें तो यह अप्रॉक्स 1140 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है विथ चाइना। अगर बात करें इस सेक्टर की तो यह जो तलु पास है, दिस तलु पास बेसिकली एक ट्राई जंक्शन है, ट्राई जंक्शन है ऑफ तिब्बत, इंडिया एंड म्यांमार। और दिस लाइन बेसिकली नोन एज मैकमोहन लाइन, जो हमने ईस्टर्न सेक्टर में देखा था। जो ईस्टर्न सेक्टर है वहां पे जो ये लाइन डिवाइड करता है, दैट लाइन बेसिकली नोन एज मैकमोहन लाइन। और यह मैकमोहन लाइन पूरी की तरह पूरा का पूरा डिमार्केटेड है वहां पे। लेकिन कुछ जगहों पे, जैसे जहां पे
एंटीसीडेंट रिवर्स निकलते हैं। एंटीसीडेंट रिवर्स रिवर्स को कहते हैं जो अपने पाथ को चेंज नहीं करते। जैसे आप देख सकते हैं केमांग, सुमनसारी, दियांग एंड लोहित रिवर, जब ये हिमालय से ब्रेक करते हैं तो वहां पे ये लाइन को ये कट कर देते हैं। अब इसी के कारण से जो इन्फिल्ट्रेशन है इस रीजन में हमेशा होते रहता है। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट कन्वेड ट्राइपेरियड कॉन्फ्रेंस इन 1913 at which the boundary between India and Tibet was formalized following a discussion between Indians and Tibetans। अब 1913 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो तिब्बत के साथ एक एग्रीमेंट कर लेती है जिसको हम लोग बोलते हैं शिमला कन्वेंशन। शिमला, जस्ट वेट, शिमला कन्वेंशन। लेकिन चाइना को, अब शिमला कन्वेंशन साइन होता है लेकिन चाइना को यह शिमला कन्वेंशन एक्सेप्टेड नहीं रहता है। चाइना का क्लेम रहता है कि जो तिब्बतन, जो उस समय जो तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव जो साइन करते हैं उनके पास यह लीगल अथॉरिटी ही नहीं रहती है कि वो कोई एग्रीमेंट्स इंडिया के साथ साइन कर सके। दैट्स वाई चाइना जो है इस शिमला कन्वेंशन को मानता ही नहीं है और जिसके कारण वो इन्फिल्ट्रेट टाइम टू टाइम करते रहता है, जैसा कि अभी उसने किया है। तो इन तीनों सेक्टर में जो बॉर्डर का हमने देखा कि 3 सेक्टर में डिवाइडेड है, वो लैक ऑफ क्लियर डिमार्केशन और जो अलग अलग कमीशन का जो अलग अलग रिपोर्ट है वो बॉर्डर को कहीं ना कहीं क्लियरली डिमार्केट नहीं कर रहा। दैट्स वाई दोनों में इन्फिल्ट्रेशन होते रहता है। स्पेशली चाइनीज ट्रूप्स हमेशा से इलीगल एक्टिविटीज वहां पे करते रहते हैं। दैट्स वाई ऐसा क्लैश टाइम टू टाइम होते रहता है। तो बेसिकली ये हमारा एक बॉर्डर, चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है उसको मैंने क्लियर किया था। नेक्स्ट जो हमारा आज का न्यूज है दैट इज बेसिकली रिलेटेड विथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बहुत लंबे समय से यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो परमानेंट मेंबरशिप का है उसे एक्सपेंशन करने की बात की जा रही है, उससे मोर डेमोक्रेटाइज करने की बात की जा रही है क्योंकि वहां पे P5 मेंबर्स का ही कंसंट्रेशन है। और इसी क्षेत्र में, इसी फील्ड में अभी फिर से यूके, फ्रांस और यूएई ने इंडिया को फिर से अपना सपोर्ट दिया है कि इंडिया को एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी बनाना चाहिए। यूके के साथ अभी ऋषि सुनक वहां के प्राइम मिनिस्टर बने, फ्रांस के साथ हमारा अच्छा ऑलरेडी रिलेशन है और यूएई के साथ जैसे हम लोग लुक वेस्ट पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पे अभी रिसेंट में I2U2 जो एक संगठन बना है जिसे वेस्ट क्वाड भी बोला जा रहा है, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, यह अब हमारे रिलेशन को और इंप्रूव किया है। इसी कारण से यूएई भी अब इंडिया को बैक कर रहा है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप वहां पे मिलना चाहिए बिकॉज यूएनएससी का जो दिसंबर में इसका काउंसिल का जो होस्टिंग होना है उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास ही है। और बहुत सारे कारण से यह यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट जो एक्सपेंशन है परमानेंट मेंबरशिप का वो नहीं हो रहा है। जो वीटो पावर कंट्री है वो चाहेंगे नहीं कि उनका पावर कम हो जाए। तो यहां पे जो डिस्प्यूटेड रीजन है, यहां पे जो डिस्प्यूट है कि परमानेंट जो मेंबरशिप है जिन पे 5 कंट्रीज का ही होल्ड है उनको एक्सपेंड किया जाए और ये बहुत लंबे समय से डिस्प्यूट चला रहा है। बहुत सारे ऐसे कारण और अदर कारण भी है जिसके कारण से ये एक्सपेंड नहीं हो रहा है। लेकिन रिसेंट में ये सारे कंट्रीज जो है इंडिया को बैक कर रहे हैं कि इंडिया को परमानेंट जो सीट है वो मिलना चाहिए इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर यूएनएससी की हम बात करें तो बेसिकली इज यूएन चार्टर इस्टेब्लिश 6 मेन ऑर्गन और उन 6 मेन ऑर्गन में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका ऑर्गन है। यूएनएससी हैज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वर्ल्ड लेवल पे सिक्योरिटी को मेंटेन करने का, पीस को मेंटेन करने का। इसलिए यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनका इंटरनेशनल पीस कीपिंग अपना फोर्स भी है। Under Charter of the United Nations, all member states are obligated to comply with the council decision। और एक बार अगर काउंसिल डिसीजन दे दिया तो जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उन्हें ऑब्लिगेशन है कि उसे वो फॉलो करे। The Security Council take lead in determining the existence of threat to the peace act of aggression। कि अगर कहीं पे वर्ल्ड में थ्रेट है पीस के अगेंस्ट में, चाहे कोई भी वर्ल्ड है, तो ये स्टेप्स ले सकता है, उसके अगेंस्ट में बहुत सारे डिसीजंस ले सकता है, अपने जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स है वहां पे उसे सेंड कर सकता है। ये सब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पावर है। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज ए परमानेंट रेसिडेंस एट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इसका एक परमानेंट हेडक्वार्टर है इसका।
अगर हम बात करें इसके पावर्स की, तो पावर में फर्स्ट है, जैसा हमने देखा कि पीस कीपिंग ऑपरेशन, इनका अपना एक पीस कीपिंग फोर्स है, और उसमें भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा, सबसे अधिक इंडियन ट्रूप्स ही है वहां पे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शंस, किसी भी कंट्रीज पे जो है वो सैंक्शन लगा सकता है अगर वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रहा है, या पीस को मेंटेन करने में वो हडल है, तो उस पर वो सैंक्शन भी लगा सकता है। ऑथोराइजेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में पीस को मेंटेन करने के लिए, इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है। अगर मेंबरशिप की जैसे हम बात करें, तो जैसा कि हमने देखा कि यहां पे टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर है इसके और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। इंडिया को इसीलिए अब परमानेंट मेंबरशिप मिले, इसलिए अदर कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, और जरूरी भी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने का, क्योंकि बड़े बड़े जो कॉन्टिनेंट है उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, जैसे अफ्रीका की बात कर सकते हैं, साउदर्न अमेरिका की बात कर सकते हैं, या ईस्ट एशिया की बात कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट का वहां पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये होना जरूरी है, रिफॉर्म होना जरूरी है। अगर परमानेंट जो इनके मेंबर है, अभी बात करें यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूएस आर द परमानेंट मेंबर्स, जिसमें से 2 परमानेंट मेंबर यूके और फ्रांस अभी रिसेंटली इंडिया को बैक किए हैं कि इंडिया को यह मिलना चाहिए, लेकिन मेजर जो हर्डल है वह चाइना है, जो इंडिया को परमानेंट सीट नहीं दे रहा है, देने में एक रुकावट पैदा कर रहा है। सो ये हमारे आज के 2 के टॉपिक थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।